दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मुझे जेल भेजकर दिल्ली के काम रोके। जम्मू कश्मीर के चंबा विधानसभा क्षेत्र में विरोधियों पर बरसे सीएम योगी, कहा कांग्रेस ने हिंदुओं को कमजोर किया। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को 15 दिन की जेल, किरीट सोमया की पत्नी की मानहानि में मिली सजा। नकली नोट मामले में जांच करने कुशीनगर आएगी एनआईए की टीम, जल्द ही होगी कार्रवाई की शुरुआत। चमोली में भारी बारिश से लैंडस्लाइड के बाद चारधाम यात्रा प्रभावित, बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच पर छाए बारिश के काले बादल, कानपुर के ग्रीन पार्क में कल से शुरू होगा मैच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, उन्होंने मुझे जेल भेजकर दिल्ली के काम रोक दिए थे। सड़कें भी खराब हो गई थी और उनका यही मकसद था। आज मैंने सीएम आतिशी के साथ एक सड़क का निरीक्षण किया। आतिशी जी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में सड़क का निरीक्षण किया। इस सड़क को जल्द ही ठीक किया जाएगा। दिल्ली की बाकी सड़कों को भी जल्द ही ठीक कराया जाएगा। और अब मैं वापस आ गया हूं। दिल्ली के लोग चिंता ना करें, दिल्ली के सभी रुके हुए काम दोबारा से शुरू हो जाएंगे। और अगली खबर आपको हम दिल्ली से ही बताते हैं, जहां पर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हाशिम बाबा गैंग के एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया शूटर जेटीबी अस्पताल में गोली मारकर हत्या मामले में मास्टरमाइंड है और अपने शूटरों को उसने हत्या करने के लिए असलहा व गोलियां मुहैया कराई थी। क्राइम ब्रांच के डीसीपी संजय कुमार सेन ने कहा कि हत्या मामले का खुलासा के लिए छापेमारी की जा रही थी। उत्तर प्रदेश व पंजाब में की गई इंटरस्टेट छापेमारी के चलते आरोपी फहीम उर्फ बादशाह पुलिस के हत्थे आ गया। उसने एक कुख्यात गैंगस्टर के कहने पर बाबरपुर स्थित अपने फ्लैट पर हत्या की साजिश रची थी। हत्या कराने के लिए शूटरों को 2 अवैध असलाह और 19 राउंड गोलियां भी उपलब्ध कराई।
पंचायती राज मंत्रालय ने पैसा अधिकार अधिनियम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है और इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय पंचायती राज मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल हुए हैं। मंत्री एसपी सिंह बघेल ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन की शुरुआत की है। सम्मेलन में मध्य प्रदेश के पंचायती राज मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल समेत उड़ीसा, तेलंगाना, हिमाचल के पंचायती राज मंत्री भी शामिल हुए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी को कि वे कृपया आएं। मैं आज पैसा अधिनियम का राष्ट्रीय सम्मेलन में आए हुए 10 राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का पंचायत राज मंत्री के रूप में मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और इस प्रशिक्षण से निश्चित तौर से 3 स्तरीय पैसा इलाके के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके व्यक्तित्व में विकास होगा। वो प्रशिक्षित होकर जाएंगे तो वो अपने इलाके के लोगों को शिक्षित करेंगे और समग्र विकास हमारे आदिवासी भाई बहनों की पैसा पंचायतों में, पैसा क्षेत्र पंचायतों में, पैसा जिला पंचायतों में करके आएंगे। ये जो पैसा हमारे ब्लॉक या पंचायत है उसमें इकाई गांव को माना गया है और जो 7 समितियां हमारी हैं जिन मूलभूत समस्याओं से हमारा जनजातीय वर्ग प्रभावित होता था, उसमें साहूकारी थी, नशा था या छोटे मोटे मामले में कचहरी कोर्ट कचहरी हो जाना, मध्य प्रदेश ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई है। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि 5000 से ज़्यादा हमने ऐसे मामलों जिसमें FIR नहीं हुई है। हमने 211 शराब की दुकानें वो पैसा समिति को पहुंचाई है कि आप उसका स्थान बदल सकते हैं और 131 के आसपास माइनिंग की जो खदानें हैं उनका फैसला पैसा समिति ने किया है। खबर है दिल्ली से, जहां पर ख्याला इलाके में स्पेशल स्टाफ और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने एनकाउंटर के बाद विकास और रमेश नाम के बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी थी। दोनों बदमाश इलाके में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आने वाले हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इलाके में ट्रैप लगाया। दोनों बदमाश वहां पहुंचे, उन्हें रोकने के लिए इशारा किया, लेकिन दोनों बदमाशों ने रोकने की वजह वहां से भागने की कोशिश की। पुलिस टीम पर फायरिंग भी की और इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी।
भिंड से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सस्पेंड सहायक समिति प्रबंधक का गुस्सा फूटा। भ्रष्टाचार को लेकर समिति प्रबंधक मनोज भदौरिया नाराज नजर आए हैं और जिला सहकारी बैंक की महगांव ब्रांच में उत्पात मचाया। बैंक मैनेजर समिति प्रबंधक के साथ गाली गलौज की। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जिला सहकारी बैंक की महगांव ब्रांच में उत्पात मचाने के बाद सामने आई है। के साथ गाली गलौज किए जाने के बाद सामने आई है। जिला सहकारी बैंक के महगांव ब्रांच में उत्पात मचाया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको पानीपत से बताते हैं, जहां पर समालखा अनाज मंडी में बीजेपी की विशाल जन आशीर्वाद रैली कार्यक्रम में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें, सीएम भजनलाल और आपको बता दें कि मनमोहन भड़ाना के लिए वोट की अपील करते नजर आएंगे। ब्राह्मण वोट सहित 36 बिरादरी की वोटों को साधने का प्रयास। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार्यक्रम में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। और अगली खबर अंबाला से आपको हम बताते हैं, जहां देर रात से हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त करके रखा हुआ है। और बारिश के चलते अंबाला की सड़कें और गलियां दरिया बन चुके हैं। गनीमत ये रही कि बारिश रात को हुई, वरना आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता।
और अगली खबर आपको हम शक्ति से बताते हैं, जहां पर केले से भरा वाहन पलटा है, ड्राइवर की जान बाल बाल बची है। नगर पंचायत डभरा में गौरव पथ का निर्माण कराया जा रहा ठेकेदार ने काम को 1 महीने हो गए अधूरा छोड़ दिया। ठेकेदार नगर पंचायत के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। मुख्य मार्ग होने के चलते लोगों को आवागमन यहां पर लगा हुआ है लोगों का। और सिद्धि पेट्रोल पंप के पास केले से भरा वाहन गड्ढे में जहां पलटा है, वाहन में बैठे ड्राइवर व खलासी की जान बाल बाल बच गई। अधिकारियों व ठेकेदार की लापरवाही के चलते घट रही हैं लगातार दुर्घटनाएं। सरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत पीड़ित शत्रुघ्न सिंह निवासी टिकैत पेंड्री, जो कि अपने गांव में हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं, उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुबह वो अपनी दुकान के सामने साफ सफाई कर रहे थे। उस दौरान 3 से 4 महिला दुकान के पास जाकर ताली बजाकर पैसे दो कहकर भीख मांगने लगी और इसी दौरान पीड़ित के पीठ और गर्दन को छूने लगी और बातचीत करते हुए पैसा मांगने लगी। तो दुकानदार ने कहा कि बोहनी नहीं हुई है। पड़ोसी दुकानदार राकेश ध्रुव को बुलाकर उस महिला को 50 रुपये दिलवाए, जिस पर महिलाएं वहां से चली गई। कुछ देर बाद पीड़ित ने अपना गला देखा तो उसे आभास हुआ कि उसकी चेन अज्ञात महिला चोरी कर अपने अन्य महिला साथियों के साथ भाग गई। पीड़ित ने मामले में सरगांव थाने में FIR दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की, महिलाओं को पकड़ लिया। दिनांक 21/9/24 को प्रार्थी शत्रुघ्न सिंह निवासी टिकैत पेंड्री का है, जिसका हार्डवेयर का दुकान है और वो अपने दुकान का साफ सफाई करने के लिए सुबह झाड़ू लगा रहा था। उसी समय 3-4 महिला आकर ताली बजाते हुए हमको पैसा दो बोलने लगे। तो प्रार्थी बोला कि अभी सुबह सुबह भोजन नहीं हुआ है तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा। फिर भी वो लोग जिद करते रहे और ऐसे ही बोलते हुए उसके सिर कंधे में हाथ लगाना सब करते हुए जिद करने लगे। तो उसने अपने पड़ोसी दुकान वाले को बुलाकर 50 रुपये दिलवा दिया। तो फिर महिलाएं चली गई। उसके बाद ये झाड़ू लगा के जब अपने दुकान पर गया तो देखा इसके गले में जो सोने की चैन पहना हुआ था वो नहीं मिला। तो इसको शक हुआ कि जो महिलाएं जो इससे पैसा मांगने आई हुई थी वो सिर में, कमर में, आंख में इधर टच कर रहे थे। तो इसको संदेह हुआ कि इन्हीं लोगों ने चोरी किया है और इसने थाने में आकर रिपोर्ट किया और पूरी घटना की जानकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री भोजराम पटेल सर और हमारे एडिशनल पंकज पटेल सर को दी गई। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां नकली नोट मामले में NIA कर सकती है जांच। नकली नोट बनाने और उसके संचालन की जांच की जाएगी। 1 सप्ताह के भीतर आ सकती है NIA की टीम। और पकड़े गए तस्करों का नेपाल से कनेक्शन मिला है। गिरोह का सरगना औरंगजेब अक्सर जगह था नेपाल। औरंगजेब के नेपाल और जाली नोट के संजाल की जांच होगी। पुलिस ने नकली नोट के नेटवर्क पर की थी बड़ी कार्रवाई। रैकेट चलाने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सपा के 2 बड़े नेता भी गिरोह में शामिल थे।
जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। इस गैंग के जो टोटल 10 सदस्य हैं, मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू खान, तमकुही राज का रहने वाला, औरंगजेब उर्फ लादेन, नौशाद खान, मोहम्मद रफी अंसारी, शेख जमालुद्दीन, नियाजुद्दीन, रेहान खान, हासिम खान, शिराज हसमती और परवेज इल्लाही, ये सभी एक शातिर किस्म के इसमें कई बदमाश हैं जो कि जाली नोटों के कारोबार में डील करते हैं और साथ ही साथ जो अवैध असला है इसका इस्तेमाल करके लोगों को डराना धमकाना, जो जमीनें हैं उनको अपने नाम लिखवा लेना, फर्जी मुकदमे लिखवा के, ये सभी चीजें करते हैं। इनके पास से नेपाल की भी करेंसी मिली है और नेपाल में भी इनके आवागमन की इनकी सूचना प्राप्त हुई है। इस पूरे गैंग को बस्ट करने में हमारा थाना तमकुही राज, थाना तरिया सुजान, थाना सेवरही एवं थाना साइबर की टीम लगी थी और ये सभी जो शातिर बदमाश हैं, इन सभी पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इनके जो संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति, उसको भी कुर्क किया जाएगा। साथ ही साथ सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को इसमें पुरस्कृत भी किया जा रहा है। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले 10 शातिर बदमाशों के इस गैंग को पकड़ के भारी बरामदगी के साथ में इनको जेल भेजा जा रहा है। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं। नकली नोट मामले में एनआईए कर सकती है जांच। लखनऊ से हम खबर आपको हम बता दें। एक सप्ताह के भीतर आ सकती है एनआईए की टीम। पकड़े गए तस्करों का नेपाल से मिला है कनेक्शन। गिरोह का सरगना औरंगजेब अक्सर जाता था नेपाल। बड़ी जानकारी, पुलिस ने नकली नोट के नेटवर्क पर की थी बड़ी कार्रवाई। जाली नोटों में डील करने वाले गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। इस गैंग के जो टोटल 10 सदस्य हैं, मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू खान, तमकुही राज का रहने वाला, औरंगजेब उर्फ लादेन, नौशाद खान, मोहम्मद रफी अंसारी, शेख जमालुद्दीन, नियाजुद्दीन, रेहान खान, हासिम खान, शिराज हसमती और परवेज इल्लाही, ये सभी एक शातिर किस्म के इसमें कई बदमाश हैं जो कि जाली नोटों के कारोबार में डील करते हैं और साथ ही साथ जो अवैध असला है इसका इस्तेमाल करके लोगों को डराना धमकाना, जो जमीनें हैं उनको अपने नाम लिखवा लेना, फर्जी मुकदमे लिखवा के, ये सभी चीजें करते हैं। इनके पास से नेपाल की भी करेंसी मिली है और नेपाल में भी इनके आवागमन की इनकी सूचना प्राप्त हुई है। इस पूरे गैंग को बस्ट करने में हमारा थाना तमकुही राज, थाना तरिया सुजान, थाना सेवरही एवं थाना साइबर की टीम लगी थी और ये सभी जो शातिर बदमाश हैं, इन सभी पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इनके जो संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति, उसको भी कुर्क किया जाएगा। साथ ही साथ सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को इसमें पुरस्कृत भी किया जा रहा है। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले
10 शातिर बदमाशों के इस गैंग को पकड़ के भारी बरामदगी के साथ में इनको जेल भेजा जा रहा है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, पूरा मामला क्या है बताया जा रहा है? नकली नोट के मामले में बड़ी जांच की तैयारी हो रही है। बिल्कुल, ये देशद्रोह से जुड़ा मामला है गरिमा, और इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अब बीच में आ गई है। एटीएस के अफसर भी इस पूरी प्रकरण पर निगरानी रखे हुए हैं, और एसपी एनआईए जो लखनऊ में जिनका हेडक्वार्टर है, ऑफिस है, वो यहाँ पर बैठती है। उन्होंने एसपी कुशीनगर संतोष मिश्रा से टेलीफोनिक वार्ता भी की है। नकली नोट के गिरोह के सिंडिकेट के जितने भी लोगों को पकड़ा था उनके बारे में जानकारी भी ली है, और इस पूरे केस में जितने भी नकली नोट बरामद हुए हैं उस विषय पे भी उनको जानकारी ली है। तो ये एक कयास लगाया जा रहा है कि हफ्ते भर के अंदर जो एनआईए की टीम है वो लखनऊ से कुशीनगर जिले के लिए मूव होगी और वहां पर जांच पड़ताल करेगी, और जरूर पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी, क्योंकि मामला बहुत ही संवेदनशील है। 5.5 लाख से ज्यादा नकली नोट भारतीय मुद्रा के बरामद हुए थे इन सभी आरोपियों के पास से, जिनमें 11 लोगों को कुशीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और इन सभी के कनेक्शन न सिर्फ भारत, यूपी, बिहार बल्कि नेपाल के भी पूरे सिंडिकेट से जोड़े जा रहे थे। तो अब अंतर्राष्ट्रीय मामला जब आता है तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले पर बीच में आती है, और इस बात को लेकर के एनआईए के अफसर सतर्क हैं और जल्द ही कुशीनगर जिले में जाएंगे और अपने अफसरों के साथ वो तमाम जो आरोपी हैं जो जेल में बंद हैं उनसे पूछताछ करेंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं शिवा, नकली नोटों का मामला इसके पहले भी सामने आया था। समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े लोगों के नाम भी सामने आए थे, हमने देखा था उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। तो क्या इस लिहाज से भी ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया? देखिए, जितने भी 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें नौशाद खान और रफीक खान, ये दो ऐसे नाम थे जो समाजवादी पार्टी के नेता थे। एक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव थे नौशाद खान, और दूसरे जो रफीक खान थे वो लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव थे। उन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी इस पूरे प्रकरण की गिरफ्तारी के बाद में, तमाम लोगों की गिरफ्तारियों के बाद में। तो जरूर समाजवादी पार्टी के ऊपर एक बड़ा दाग भी लगा है कि उनके पदाधिकारी इस नकली नोट के गिरोह में शामिल है। तो ऐसे में पुलिस की टीम तो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट एफआईआर के बाद कर ही रही है, लेकिन नेशनल इन्वेस्टिगेटिव टीम जो एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी मानी जाती है, और खास करके जब मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा हो, और एटीएस की टीम जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, आतंकवाद निरोधक दस्ता, उसके भी अफसर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था को जल्दी दुष्प्रभाव में लाने के लिए इसमें उधर किया जाता है। तो अब 5.5 लाख के जो नकली नोट बरामद हुए हैं उनकी पहले जांच होगी, उनको नासिक ले जाया जाएगा, इनकी पूरी स्कैनिंग होगी कि आखिरकार किस तरीके से नकली नोट बने, और इन नोटों के अलावा कौन से नकली नोट थे जो अलग अलग प्रदेशों में या अलग अलग देशों में बांटे गए हैं या दिए गए हैं, और किस काम के लिए नकली नोटों की खेप को बनाया जा रहा था। तो ये सभी जो जांच है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन की टीम, एटीएस के अफसर और यूपी पुलिस, इन तीनों लोग मिलकर के ये पूरे इस गिरोह के नेक्सस को खंगालेंगे, और जो 11 गिरफ्तारी हुई है इनके अलावा कौन कौन लोग इस गिरोह से जुड़े हुए हैं उन सभी की गिरफ्तारी कर इस पूरे नेक्सस का भांडाफोड़ करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। अगली खबर लखनऊ से ही, जहां पर लखनऊ के अमीनाबाद में भीषण आग लग गई। आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने के प्रयास भी शुरू किए गए। विभागीय अफसर भी मौके पर पहुंचे। लगातार व्यस्त रहता है अमीनाबाद, महानगर का प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र है अमीनाबाद, और अमीनाबाद के लाटोश रोड पर बनी बिल्डिंग में भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई टीमें आग बुझाने के लिए पहुंची थी। तीसरी फ्लोर पर आग लग गई थी। बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाला गया था। यहाँ पर जो है नीचे डबल बेसमेंट है। इन लोगों ने जो है मतलब मेटल शीट लगा के जो है पूरा डबल बेसमेंट बनाई हुई है। उसमें अप्रोच करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो हमारे लोग जो है टीम जो है शटर वगैरह लेके जो है और जो है गारमेंट वगैरह लेके इसलिए काट रही है, शटर को तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, डी वाले काट रहे हैं, तब जाके अप्रोच बना रहे हैं। तो बड़ा मतलब बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि बेसमेंट है, अप्रोच नहीं बन पा रही है उसमें, और इतना सारा सामान रखा हुआ है अंदर, और अप्रोच करने में दिक्कत है। हमारे लोग अप्रोच कर रहे हैं, धीरे धीरे आग बुझाई जा रही है। कितनी गाड़ियाँ आई हैं? कम से कम जो है 10-12 गाड़ी आए हैं यहाँ पर हैं अलग अलग स्टेशन। किसी प्रकार की नहीं,
किसी प्रकार की जलानी नहीं, क्योंकि एहतियाती तौर पर हमने आसपास जो भी लोग उसमें थे। सर, आग लगने का क्या कारण है कुछ? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 80% जो आग है वो बिजली की वजह से लगती है। मैं भी जो है बिजली की वजह से आग लगी है, और ऊपर के फ्लोर पर भी आग है, और बेसमेंट पूरा फैला हुआ है। अप्रोच नहीं मिल पाती, हमारे लोग अप्रोच बना रहे हैं। तो 10 से 15 गाड़ियाँ हैं हालांकि। सर, बिल्डिंग से सबको बाहर निकाल लिया गया है, बिल्डिंग से सबको पूरी तरीके बिल्डिंग में एक्चुअली सुबह का मामला था, तो जो दुकान ओपन है उनको बाहर निकाल दिया। आसपास के एहतियाती तौर पर हम लोगों ने वो भी खाली कर दिया। कितना समय लग सकता है अभी मैं समझता हूँ 2-3 घंटे लग जाएंगे। अमीनाबाद इलाटूस रोड पर जहां पर ये बहुत भयंकर रूप से आग लगी है, इससे पहले यहीं पर 4 बार और आग लग चुकी है, और यहाँ के व्यापारियों ने, हम लोगों ने कई बार सरकार को ये लिखा कहा है कि यहाँ पर खुले हुए तार पड़े हुए हैं और उन तारों की मरम्मत करी जाए। बिजली के तारों की मरम्मत न होने के कारण से वहाँ स्पार्किंग होती है और उसी से शॉर्ट सर्किट में ये आग लगी है, और इसमें व्यापारियों का लाखों रुपए का सामान जल गया है। उसके साथ साथ खड़े बगल में सतीश साहू और मकान पर भी आग की लपटें जा रही हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जिन लोगों का इस आग लगने से जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति सरकार करने का काम करे, क्योंकि यहाँ जो आग लगी है उसके लिए पूर्ण रूप से प्रदेश की सरकार दोषी और जिम्मेदार है। कानपुर के ग्रीन पार्क में 27 सितंबर से शुरू हो रही भारत बांग्लादेश के टेस्ट मैच को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार 26,007 दर्शक एक साथ टेस्ट मैच का लुत्फ उठाएंगे। पौधारोपण करने के बाद मैच का शुभारंभ होगा और साथ ही साथ यूपीसीएल लेटर भेजकर शहीदों के परिवारों को भी मैच में आमंत्रित करेगा। बता दें कि वेन्यू डायरेक्टर संजय कपूर ने कहा कि पहले 3 दिन अलग अलग स्कूल के 3,000 स्टूडेंट्स को मैच दिखाने की व्यवस्था की गई है। यूपीसीएल ने सभी के लिए खाने पीने के भी इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि कानपुर के आसपास जिलों से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को निमंत्रण दिया जाएगा। स्टेडियम में बुके देकर उनका स्वागत करते हुए शहीदों के नाम वृक्ष भी लगाए जाएंगे, और साथ ही साथ बेहद कम रेट पर दर्शकों को कनपुरिया चाट और पिज्जा का भी आनंद मिलेगा। यूपीसीए के पदाधिकारी के मुताबिक बारिश की संभावना को देखते हुए ग्रीन पार्क में पिच की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी तैयारी पूरी कर ली गई है। त्रिपाल लगाकर ग्राउंड को कवर करने के भी इंतजाम है। तो वहीं उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा है कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक टेस्ट मैच का हिस्सा बने और टेस्ट मैच को सफल बनाने में सहयोग करें। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना 27 सितंबर की सुबह ग्रीन पार्क स्टेडियम से टेस्ट मैच का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले शाइन ग्रीन पार्क शाइन कानपुर की टीम पर होने वाले मैच को लेकर पौधारोपण भी किया जाएगा। आपको एक और बात बतानी, पलक पावड़े बिछाए ग्रीन पार्क तैयार है ग्रीन मैच के लिए। ग्रीन पार्क पूरी तरह से सज चुका है, तैयार है आप सबकी आगवानी के लिए। आइए सब लोग इस उत्सव में शामिल होइए। ग्रीन पार्क बाहें फैलाए आपके लिए खड़ा है। टोटल सीटिंग की क्षमता और जो बरसात का अंदेशा है उसके क्या इंतजाम है? अरे आपको बताना चाहते हैं कि 26,000 सीट अब यहाँ पे अवेलेबल, 26,007 टू बी प्रिसाइज। पिछली बार से कहीं ज़्यादा। जो भी यहाँ पे 10-12 शहीद परिवार हैं और हमारे शहीदों के परिवार को ऑनर करने के लिए हम उनको यहाँ इनवाइट कर रहे हैं, वो यहाँ पर आए, वो हमारे गेस्ट होंगे। उनको गेस्ट की तरह हम बिठाएंगे, उनका स्वागत करेंगे और उनका अभिनंदन करेंगे, और वो मैच देखने आएंगे तो हमारे लिए गौरवान्वित होंगे। पहले उनके नाम का, शहीदों के नाम का एक पौधा रोपेंगे। लखनऊ से खबर है, बसपा प्रमुख ने एक्स पर ट्वीट कर कहा, होटल रेस्टोरेंट व ढाबों पर कार्रवाई, राजनीति प्रेरित हरियाणा चुनाव को लेकर जनता का बांटा जा रहा ध्यान, पहले बने कानूनों का सख्ती से कराया जाए पालन, तिरुपति मंदिर प्रकरण से आहत व नाराज है श्रद्धालु। तो हरियाणा चुनाव को लेकर जनता का ध्यान बांटा जा रहा है, पहले बने कानूनों का सख्ती से पालन कराया जाए। बीएसपी सुप्रीमो की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं।
और अब सीधा आपको पंचकूला लेकर चलते हैं, जहां पर राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। 3 लाख रुपए 2 कमरे के घर के लिए और 300 यूनिट फ्री में बिजली, 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे हमने राजस्थान में किया था, हम हरियाणा में करने जा रहे हैं। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की है, यह आप समझ लीजिए। हाँ, अग्निवीर का मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूं। देखिए ना, फिर से मैं देव की बात करता हूं। वो बच्चा जो रो रहा था, वो क्यों रो रहा था? वो इसलिए रो रहा था क्योंकि उसको पिता के लिए जो भी रास्ते थे, रोजगार के जो भी रास्ते थे, उन सब को नरेंद्र मोदी ने बंद किया है। एक के बाद एक जो भी रास्ते देव के पिता के लिए खुले थे, उन सब को नरेंद्र मोदी जी ने, अंबानी ने, अदानी ने और अमित शाह ने बंद किए। सबसे पहला दरवाजा रोजगार का था। छोटे बिजनेसेस चलाने में, एंटरप्रेन्योरशिप करने में, छोटी छोटी फैक्ट्री, मिडिल साइज फैक्ट्री में रोजगार मिलता था। नोटबंदी की, जीएसटी, गलत जीएसटी लागू की और हिंदुस्तान के सारे जो छोटे बिजनेसेस थे खत्म कर दिए। और कोविड के समय अरबपतियों को पैसा दिया, उनको बचा दिया, और जो छोटे छोटे दुकानदार थे, स्मॉल बिजनेस वाले थे, उन सबको खत्म कर दिया, कुछ नहीं दिया उनको। तो रोजगार का रास्ता बंद कर दिया। उसके बाद पब्लिक सेक्टर का रास्ता था देव के पिता के पास, वो पब्लिक सेक्टर में जा सकता था, वो भी बंद कर दिया। कहा नहीं भैया, हम सारा का सारा प्राइवेटाइज कर रहे हैं। सरकार में नौकरी ले सकता था, 2 लाख नौकरियां खुली हैं, वो नहीं दी उसको। और फिर अगर देव के पिता आर्मी में जाना चाहते, कहते कि ठीक है और कुछ बचा नहीं, मैं जाके सेना में जाके हिंदुस्तान की सेवा करता हूं, वो भी रास्ता छीन लिया, अग्निवीर लागू कर दिया और वो भी रास्ता बंद कर दिया। तो इसीलिए वो अमेरिका गया है और इसीलिए उसका बेटा यहां रो रहा है। ये प्लान करके किया गया है, ये गलती से नहीं हुआ है। ये सारे के सारे रास्ते जानबूझ के बंद किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंबानी और अदानी जैसे लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं। फायदा किसको होगा? चाइना को, चाइना के युवाओं को, अदानी को, अंबानी। और मार्केटिंग किसकी होती है? मोदी। चेन समझो, मोदी जी को बैठा रखा है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। किसने बनाया? मीडिया ने बनाया। 24 घंटा उनका चेहरा दिखा के। मीडिया कौन चलाता है? अंबानी अदानी जैसे लोग। अदानी और अंबानी जैसे लोगों ने मोदी को क्यों बैठाया? क्योंकि वो जानते हैं नरेंद्र मोदी अंबानी और अदानी का काम करेगा। आपने मेरा चेहरा मीडिया पे देखा कभी? मैं दिखता हूं क्या? ना, मैं नहीं दिख सकता, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन ये जाके बैठ गया, उस दिन ये गरीबों का काम करेगा, ये सारा का सारा पैसा दूसरी तरफ कर देगा। इसीलिए तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, इसीलिए तो हजारों करोड़ रुपए मेरी छवि खराब करने में डाले इन्होंने, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जिस दिन आ गया, इस दिन ये सारा का सारा पैसा किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को देना शुरू कर देगा। लड़ाई है, लड़ाई है। और अग्निवीर वही चीज है। देखो भैया, सीधी सी बात है, हुआ क्या है? अग्निवीर योजना का नाम दिया अग्निवीर, मगर सच्चाई में अग्निवीर क्या है मैं बता देता हूं। सच्चाई में इन्होंने क्या किया? पहले आपको याद है 1 रैंक 1 पेंशन हुआ, मतलब अफसरों को पेंशन मिली, थोड़ा सा पैसा उधर गया। उसके बाद प्रॉब्लम आई, उन्होंने कहा यार अदानी से हथियार खरीदवाने हैं, मगर जवानों को पेंशन मिलती है। ऐसे करते हैं
जवानों से पेंशन का पैसा छीन लो, उसे नया नाम दे दो, उसे अग्निवीर नाम दे दो, और वो पूरा का पूरा पैसा अदानी को कर दो। आप देखो, इंटरनेट पे जाओ और अदानी डिफेंस कंपनी सर्च करो। अदानी डिफेंस में आपको दिखेगा इजराइल का हथियार दिखेगा। अदानी नहीं बना रहा, इजराइल की कंपनी बना रहा है। अदानी उसको हिंदुस्तान में बेचता है। अदानी डिफेंस में आपको ड्रोन की फोटो दिखेगी। हरियाणा के पंचकुला से आप सुन रहे थे राहुल गांधी को। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज मुरादाबाद पहुंचे हैं। कुंदर के उपचुनाव को लेकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वोटर लिस्ट प्रकरण को लेकर बोले भूपेंद्र चौधरी। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने मुलाकात की है। सपा पर जमकर बरसे भूपेंद्र चौधरी। कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारा जो संगठन महापर्व है 2024, हम लोग अभी गांव-गांव जाकर सभी बूथों पर सदस्यता कर रहे हैं। हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि हमें प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने हैं। तो अभी पहले चरण में हम लोग सभी बूथों पर सदस्यता करा रहे हैं। इसलिए करा रहे हैं कि हमें संगठन का स्ट्रक्चर बनाना है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक इकाई बूथ है। अगले चरण में हम 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सामूहिक सदस्यता करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर कैंप लगाएंगे और अलग अलग सामाजिक वर्गों की सामूहिक सदस्यता कराने का काम पार्टी करेगी। 15 अक्टूबर के बाद हम लोग सक्रिय सदस्यता अभियान चलाएंगे और उसके बाद संगठन के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ। भारतीय जनता पार्टी का हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक पार्टी एक सेवा पखवाड़े के तहत अनेकों हमने सेवा के काम, रचनात्मक काम, संगठनात्मक काम तय किए हैं। उन कामों में रक्तदान शिविर है, स्वच्छता पखवाड़ा है। सीतापुर से खबर। सपा नेता का पर्चा फाड़े जाने के मामले ने पकड़ा तूल। गन्ना समिति चुनाव में सपा नेता का फाड़ा था पर्चा। धौरहरा से सांसद आनंद भदौरिया ने मौन रखकर विरोध भी जताया है। सत्ता पक्ष पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया। अम्बेडकर पार्क पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन पर बैठे सांसद डीएम को ज्ञापन देकर सत्ता पक्ष की तानाशाही रोकने की गुहार लगाई। गन्ना समितियों के चुनाव को लेकर जमा हो रहे थे नामांकन पत्र। सीतापुर से खबर आपको हम बता रहे हैं। हो रहे हैं। उसी क्रम में हमारे जनपद सीतापुर में भी 7 समितियों में चुनाव हो रहे हैं। ज़्यादातर जगह से शिकायत मिल रही है कि किसानों के नोड्यूज नहीं बनाए जा रहे हैं, उनको पर्चा नहीं दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे माफिया समितियों के गेट पर खड़े होकर के
आम किसानों को भगा दे रहे हैं, उनका पर्चा छीन ले रहे हैं, उनका कागज छीन ले रहे हैं। ज़्यादातर अधिकारी कर्मचारी वहाँ उपस्थित नहीं हैं। उसको लेकर के आज तमाम किसान आए थे। हम लोग जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मिले, उनको ज्ञापन दिया। हमारे विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व जिलाध्यक्ष सब लोग गए थे हम लोग। बाराबंकी से खबर आपको हम बताते हैं, जहां गड्ढे में गिरी स्कूली मिनी बस, जंगली जानवर आने से अनियंत्रित होकर गिर गई बस। वैन में सवार 5 बच्चे बाल बचे हैं। पुलिया बनाने के लिए कई बार विभाग से गुहार लगाई जा चुकी है और पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही भी सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर नहर की पुलिया न बनने से गड्ढे में जा गिरी बस और कोठी थाने के रारी से टिकरिया रोड का ये पूरा मामला है। बाराबंकी से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर, जंगली जानवर आने से अनियंत्रित होकर बस गिर गई। बड़ी खबर आपको हम बता दें, वैन में सवार 5 बच्चे बाल बचे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीतापुर से खबर, छेड़छाड़ की पीड़िता से मिले बाल आयोग के सदस्य आवास पर विद्यालय पहुंचे। मौजूद रहे बीएसएफ और डीआईओएस सदस्य श्याम त्रिपाठी ने परिवार को दिया न्याय का भरोसा। कहा सोशल मीडिया पर निजता हनन पर भी कार्रवाई। शिक्षक ने छात्रा को बंधक बनाकर की थी छेड़छाड़। बंधक बनाई गई छात्रा के मामले बरसापा ने बोला था हमला। छात्रा के विद्यालय भी जांच के दौरान पहुंचे आयोग के सदस्य। जिले के महमूदाबाद का निवासी है पीड़ित छात्रा। पीड़िता से बात हुई है और उनके पेरेंट्स से भी, माता पिता से बात की, उनके नाना भी मिले हैं, उनकी सबसे बात हुई है और इसकी जो है जांच कर रहे हैं। अभी स्कूल भी गए थे, स्कूल भी जांच करके आए हैं और इस स्कूल का जो है 1 घंटा वहाँ रहने के बाद भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए वो। यहाँ जो सामान्य स्थिति है कि जो शिकायत पेटिका है, शिकायत पेटिका तक नहीं मिले ना। जो है यहाँ पर जो है उनके यहाँ वो कोई स्वास्थ्य से संबंधित जो है कोई इनके पास बॉक्स था और पेपर तो कोई दिखा ही नहीं पाया। तो अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और जैसा होगा फिर आपको बताएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।